तो आपका जो बेस होना चाहिए, एनी स्टूडेंट वो इज रीडिंग दीज एनसीईआरटीज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेक द बेस ऑफ दिस न्यू एनसीईआरटी। तो आपको जितनी भी ऐसी पिक्चर्स दिखेंगी, दे हैव बीन अटैच्ड विद द सेंस दैट कि आपको और क्लैरिटी मिल सके। उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है दैट यू नीड टू रिमेंबर एवरी फैक्ट आउट देयर। कि जो हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, इट स्टार्टेड विद बिग बैंग। किस बिग बैंग के बाद जो पूरी दुनिया में एनर्जी का इरप्शन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, उसी एनर्जी को आज तक हम यूज करके दुनिया में चीजें बनाते हैं, एंड दैट वाज कॉल्ड एज बिग बैंग। एंड सेम वेज अगर हम होमो सेपियंस की बात करें, अपनी स्पीशीज की बात करें, हम इंसानों की बात करें, हमारी जो हिस्ट्री है इट स्टार्टेड नियर अराउंड 3 लाख ईयर्स अगो। Hello everyone, my name is Kaval and I welcome you all to this History NCERT series where we will be starting with class 6 NCERT. Before jumping into the lecture, I want every student to be clear with this fact that as of now 2025 अगस्त हमारे पास history की 2 NCERTs हैं. One is the old class 6 NCERT which is known by the name of Our Past One, and the new NCERT which has just come up under the new curriculum which is by the name of Exploring Society, India and Beyond. Now this is a integrated social sciences book where geography, history, civics वो आपको एक ही बुक के अंदर देखने को मिलेगी। एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पर देखें कि अगर हम इसके इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स को देखने की कोशिश करें, सो इन दिस न्यू एनसीईआरटी फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 टिल चैप्टर नंबर 8 आपको हिस्ट्री स्पेसिफिक चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। लाइक चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 वो ज्योग्राफी के चैप्टर्स थे, एंड ऑल द रिमेनिंग चैप्टर्स आफ्टर चैप्टर नंबर 8 वो सिविक्स के चैप्टर बन जाएंगे। मतलब कि आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस है फ्रॉम क्लास 6 वो सिर्फ ये 5 चैप्टर्स का रहेगा। एंड व्हेन वी कंपेयर दिस 5 चैप्टर्स टू द ओल्ड एनसीईआरटी व्हिच वाज आवर पास्ट वन, तो यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ चैप्टर्स ही हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इस क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो आपका सिलेबस है इट वुड एंड विद वैदिक एज। कि ये जो चैप्टर 7th है वो वैदिक एज के साथ खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस, एंड फ्रॉम हेयर वैदिक एज के बाद जो जनपद एंड महाजनपद का चैप्टर है दैट इज फ्रॉम क्लास 7th की। क्लास 7th की जो किताब है वहां से वो इस पूरे टाइम पीरियड से शुरुआत करेंगे। बट व्हेन वी कंपेयर इट टू द ओल्ड एनसीईआरटी, यहाँ पे आप देखेंगे कि जनपद, महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म वो एक ही किताब के अंदर कवर्ड है। सो नॉट एज टू क्रिएट द कंफ्यूजन, तो हम क्या करेंगे, वी विल मेक द बेस ऑफ दिस न्यू एनसीईआरटी। क्यों न्यू एनसीईआरटी? बिकॉज नई एनसीईआरटी का जो अप्रोच है, जो उसको लिखने का तरीका है, उसके जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है वो बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू दिस ओल्ड एनसीईआरटी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फ्रेश देखने को मिलेंगी, समझ ज़्यादा आएंगी। तो आपका जो बेस होना चाहिए, एनी स्टूडेंट वो इज रीडिंग दीज एनसीईआरटीज फॉर द फर्स्ट टाइम, सो मेक द बेस ऑफ दिस न्यू एनसीईआरटी। बट इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट हो सकता है जो शायद आपके लिए एडिशनल पॉइंट की तरह पूछा जा सके एग्जामिनेशन में, या फिर इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ स्टूडेंट दैट ही शुड नो। बट जब मैं इन सब चैप्टर्स को इन चैप्टर्स के साथ कंपेयर कर रहा था कि क्या कोई नया पॉइंट है, सो आई रियलाइज कि बहुत कम ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको एडिशनल याद करने पड़ेंगे फ्रॉम दी ओल्ड एनसीईआरटी। क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में कहानी तो वही है कि इंसान किस तरह से आगे बढ़े, होमो सेपियंस क्या है, इनकी हिस्ट्री कब शुरू हुई। तो पहला चैप्टर ऑफ न्यू एनसीईआरटी भी सेम है, ओल्ड एनसीईआरटी भी सेम है, उनको लिखने का तरीका डिफरेंट है, बट द एसेंस और द पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स दे रिमेन द सेम। बट हाँ, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर काफ़ी जगह के ऊपर कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल ज़्यादा दिए हुए हैं, कुछ चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। सो इन द सेम सेंस आपके जो जितने भी एडिशनल पॉइंट्स हैं फ्रॉम द ओल्ड क्लास 6 एनसीईआरटी, हर चैप्टर के साथ, लाइक इन केस द चैप्टर इज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द न्यू एनसीईआरटी, और एक सिमिलर चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी में भी है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर उसमें कोई एडिशनल पॉइंट है विच इज मिसिंग आउट देयर इन द न्यू एनसीईआरटी, तो वो मैंने इस तरह से हर चैप्टर के साथ पेजेस को अटैच करके वहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है, सो दैट अ स्टूडेंट कैन हैव अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड नोट्स, और वो कॉन्फिडेंट हो सके कि किस तरह से हम चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर ये चैप्टर है द बिग क्वेश्चंस अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर उस जगह उस पुरानी किताब में कोई एडिशनल पॉइंट्स थे तो यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन कर दी हैं। सो आई होप दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हर बच्चे को ये क्लैरिटी है, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी। मैं जो आपको नई एनसीईआरटी बेस के साथ उस पूरी किताब को मार्क करके एडिशनल पॉइंट्स को साथ में लिख के फ्रॉम दी ओल्ड एनसीईआरटी जो प्रोवाइड कर रहा हूँ,
आप उसको अप्रोच किस तरह से करेंगे और समझेंगे किस तरह से। आई होप वो चीज़ें आपको क्लियर हों। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर। एंड वन स्पेशल इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इस पूरी पीडीएफ में जस्ट अ सेकेंड इस तरह के एडिशनल पिक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एनसीईआरटीज। बाकी किताबों से उसको अटैच किया गया है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, फ्रॉम दिस बुक आई हैव अटैच दिस पिक्चर। तो ये किताब है सेपियंस युवल नोआ हरारी की। तो आपको जितनी भी ऐसी पिक्चर्स दिखेंगी दे हैव बीन अटैच्ड विद द सेंस दैट कि आपको और क्लैरिटी मिल सके। उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है दैट यू नीड टू रिमेंबर एवरी फैक्ट आउट देयर। जैसे इन पिक्चर्स के थ्रू मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं दैट लाइक होमो सेपियंस देयर वर सर्टेन अदर ह्यूमन स्पीशीज ऑल्सो, लाइक जो हमारे कजन्स हुआ करते थे, विच आइदर वर असिमिलेटेड इनटू अवर ग्रुप ओनली, या फिर हमने उनको एक्सटिंक्ट कर दिया, हमने उनको हरा दिया और वो विद द टाइम खत्म हो गए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी रहेगी, बट द बेसिक पर्पस और द मेजर एम इज दैट कि आपकी क्लैरिटी एनहांस्ड हो। तो उसी तरह से आपको इन चीजों को समझना है। तो अगर हम सबसे शुरू से शुरू करें, सो चैप्टर 4 इज अबाउट द टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, सो बिफोर जंपिंग ऑन टू द कंटेंट, हम सबसे पहले सोर्सेज एंड टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको हर चैप्टर इस बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कंटेंट कि इसमें किस तरह से कंटेंट पेश किया गया है। बिकॉज जब आप सबसे पहले उन कंसेप्ट्स को, चीज़ों को सिंपल ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझेंगे और फिर जब आप देखेंगे कि उसमें तो वही सब कुछ लिखा हुआ है कि कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है जो आपको रटना है, कि जब आपको लार्जर स्टोरी समझ में आएगी आपको लगेगा कि जो हर चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है दैट इज बेसिक इंग्लिश ओनली। जैसे हम सबसे पहले टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। टाइम लाइन, अब यहां पे टाइमलाइन का रेफरेंस या फिर एसेंस क्या है उसको समझिए। लाइक टुडे वी आर इन द ईयर 2025, मतलब कि 2025 साल हो चुके हैं किस चीज के बाद? फ्रॉम ईयर 1, एंड दिस ईयर 1 इज टेकन एज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक अगला साल आएगा लाइक दिस ईयर 2। अब इसमें कितने महीने बीत चुके होंगे? एवरी ईयर अंडर दिस कंसिस्ट्स ऑफ 12 मंथ्स, और हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आएगा। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस इज द टाइप ऑफ कैलेंडर दैट वी फॉलो, एंड इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। दिस कैलेंडर वॉज नेम्ड आफ्टर पोप ग्रेगोरियन 13th, और लगभग इसको 13th या 1500 के आसपास इस कैलेंडर को इंप्लीमेंट किया गया था। एंड ऑब्वियसली दिस इज अ क्रिश्चियन कैलेंडर, वेस्टर्न कैलेंडर है ये, वेयर जीसस क्राइस्ट इज टेकन एज द सेंट्रल पॉइंट कि जब उनका जन्म हुआ तब दुनिया में मॉडर्निटी आई। दैट वॉज टेकन एज ईयर 1। ये एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखिएगा कि काफी सारे बच्चे, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आल्सो, आई वाज आल्सो कंफ्यूज दैट दिस बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज टेकन एज ईयर 0। नो, द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ इज टेकन एज ईयर 1। तो अगर आज 2025 साल हो चुके हैं तो वो एक के बाद है। उसी तरह से बिफोर दिस -1, -2 ईयर्स, -3 की 0 के पहले भी बहुत टाइम हुआ होगा, बट हम क्योंकि टाइम को माइनस में नहीं लिखते, सो वी राइट इट एज 1, 2 एंड 3 ओनली। सो ऑल द ईयर्स दैट हैव कम आफ्टर जीसस क्राइस्ट, कि जब उनका जन्म हो उसके बाद जितना भी टाइम हुआ, वी मार्क इट एज एडी, एनो डोमिनी, या फिर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको बहुत बार सीई भी लिखा जाता है, विच मीन्स कंटेम्परेरी एरा, कि जिस एरा में हम रहते हैं। सो द टू ऑफ द एब्रिविएशन और द वर्ड्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टाइमलाइन इज दैट कि सबसे पहले तो ये जो पूरा कैलेंडर है इसको कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये आपके एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। 0 के बाद यहाँ 1 किस चीज को माना जाता है? 1 इज एट्रीब्यूटेड एज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। 1 के बाद जितने भी ईयर्स हैं दे आर आइदर मेंशन्ड एज
CE लाइक इट विल बी 2025 CE, कि हम कंटेम्प्रेरी एरा में हैं 2025 साल बाद, या फिर 2025 AD विच मीन्स कि हम जीसस क्राइस्ट के बाद 2025 साल में हैं। सेम वे जीरो के पहले के टाइम पीरियड को डिनोट करने के लिए वी यूज BCE विच मीन्स बिफोर कंटेम्पररी एरा, कि जीरो से पहले, या फिर BC बिफोर क्राइस्ट। सो जब हम ये कहते हैं दैट let's take the example of Vedic age, that Vedic age was from 1600 BCE till 600 BC, मतलब कि वो जीरो के पहले थी, इस पूरे जीसस क्राइस्ट के पहले थी 1600 साल पहले। सो जब यहाँ पे 1600 ईयर्स आएगा, सो 1600 से लेके टिल 600 BC वी हैव द वैदिक एज। सो दिस इज द बेसिक वे दैट हाउ वी क्लासीफाई दिस टाइम पीरियड। जो हमारी पूरी हिस्टोरिकल टाइमलाइन है वो कैसे हम डिवाइड करते हैं, जीसस क्राइस्ट का या फिर वेस्टर्न कल्चर का किस तरह से इंपैक्ट है, तो वो सारी बेसिक चीजें आपको सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। नाउ इन केस हम इस पूरे टाइमलाइन की बात करें एंड स्टार्टिंग से बात करें, तो जो टाइम का कंसेप्ट है, आई होप दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि जो हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, इट स्टार्टेड विद बिग बैंग। आई होप दैट आपने साइंस में इन सारे कंसेप्ट्स को पढ़ा होगा। दैट बिग बैंग हम एक ऐसे प्रोसेस के बारे में समझते हैं या एक ऐसा प्रोसेस जानते हैं जहां पर माइन्यूटेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स में एक्सप्लोजन हुआ, जिनकी वजह से एनर्जी निकली, एंड इस एनर्जी की वजह से पूरी दुनिया में चीज़ें बनती चली गई। आपने साइंस के अंदर ये कंसेप्ट पढ़ा होगा दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। किस बिग बैंग के बाद जो पूरी दुनिया में एनर्जी का इरप्शन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, उसी एनर्जी को आज तक हम यूज करके दुनिया में चीजें बनाते रहते हैं, एंड दैट वाज कॉल्ड एज बिग बैंग। कि इस टाइम पीरियड से, इस इवेंट से हमारे पास टाइम का रेफरेंस है और हमारे पास स्पेस का रेफरेंस है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि बिग बैंग हुआ, इट मीन्स कि इस टाइम पीरियड के ऊपर यूनिवर्स या फिर कॉस्मोस के बनने की शुरुआत है। और अगर हम अर्थ के क्रिएशन की बात करें, सो अर्थ एज अ प्लेनेट केम इनटू एग्जिस्टेंस नियर अबाउट 3 to 4 बिलियन ईयर्स अगो, कि 4-4.5 बिलियन ईयर साल पहले हमारा जो पूरी धरती बनी। अब इस धरती के ऊपर विद द टाइम लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। सबसे पहले वो यूनिसेलुलर सिंपल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, फिर विद द टाइम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने, एंड सेम वेज अगर हम होमो सेपियंस की बात करें, अपनी स्पीशीज की बात करें, हम इंसानों की बात करें, हमारी जो हिस्ट्री है इट स्टार्टेड नियर अराउंड 3 लाख ईयर्स अगो। जैसे आज हम 2025 में, जीरो या जीसस क्राइस्ट के बाद 2025 साल हो चुके हैं, उसी तरह से आज से लगभग 3 लाख साल पहले हमारी हिस्ट्री शुरू होगी। मतलब कि हम जो इंसान हैं, हम एक फुल फ्लेजेड कॉन्शियस क्रिएचर बन चुके हैं। हम दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम दुनिया को जानना चाहते हैं, उसमें एडवांसमेंट, उसमें ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो हम जिस हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हम जिस हिस्ट्री को अभी एनालाइज करेंगे, चैप्टर्स को पढ़ेंगे, वैदिक एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो सब कुछ इस होमो सेपियंस की कहानी के बाद की बात है। बट क्या इसका ये मतलब है कि ये चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है? ऑब्वियसली दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे आप अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, आप लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ये जियोलॉजिस्ट पूरे अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ओरिजिनेट हुई। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में जो भी हुआ है वो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर का पार्ट है। जैसे हम यहाँ पे बायोलॉजी की बात करें तो वो अलग चीज़ों की स्टडी है। एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे ह्यूमन सोसाइटीज़ की स्टडी आ जाएगी। साइंस या फिर साइंटिस्ट की बात करें वो अर्थ की खोज करेंगे। जियोलॉजिस्ट अर्थ के नेचुरल फीचर्स की खोज करेंगे।
बट जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमंस के स्पेसिफिक हैं, ह्यूमंस के बारे में है, तो इस पूरी टाइमलाइन के ऊपर जब ह्यूमंस आएंगे नियर अबाउट 3 लाख ईयर्स पहले, तो वहां से ये हमारी पूरी टाइमलाइन भी शुरू हो जाएगी और वो ह्यूमन हिस्ट्री की टाइमलाइन है। अगर हम पूरी यूनिवर्स की टाइमलाइन की बात करें, दैट कैन बी बेस्ड लाइक दिस। और यहाँ पे आपको ग्रेगोरियन जो हमने कैलेंडर समझा है उस चीज़ के ऊपर अभी आपको चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर आप अब इस एनसीईआरटी को रेफर करेंगे, ओके, सो सबसे पहले हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज लेके चल रहा हूं ताकि आपको चीज़ों की क्लैरिटी और बेहतर बनती रहे। सो हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, तो यहां पर वो कहते हैं कि जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले उसका ओरिजिनेशन होगा। फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बनेगी, फिर बैक्टीरिया बनेगा, फंगी बनेगी, स्पॉन्जेस बनेंगे, कॉरल्स बनेंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, बर्ड्स बनेंगे, मैमल्स बनेंगे, डायनासोर्स पहले एक्सटिंक्ट हो के जा चुके हैं। फिर अल्टीमेटली नियर अबाउट 3 लाख ईयर्स पहले हमारे पास होमो सेपियंस है और यहां से फिर हमारी ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत होगी। एंड व्हेन आई से दैट अराउंड 3 लाख ईयर्स बिफोर होमो सेपियंस वर देयर, क्या उसका यह मतलब है कि हम इकलौते ऐसे इंसान थे जो इस दुनिया में थे? सो द आंसर इज नो। अब ये जो आपके सामने पिक्चर है विच हैज बीन प्रेजेंटेड ओवर हेयर, ये आपकी एनसीईआरटी में से नहीं है। देयर इज अ सेपरेट बुक बाय द नेम ऑफ सेपियंस बाय युवल नोआ हरारी। तो इस किताब में से मैंने बहुत सारी पिक्चर्स को यहाँ पे अटैच किया है सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले ये समझे, लाइक अगर हम कैट्स की बात करें तो आपने लायन, लेपर्ड, जैगुआर, टाइगर इन सबको देखा होगा। सो दे आर स्पीशीज ऑफ कैट, कि कैट एक प्रजाति है, उसकी बहुत सारी आगे प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। उसी तरह से जैसे हम इंसान हैं, अब हमारी बहुत सारी जातियां हैं, उसी तरह से हमारी बहुत सारी और प्रजातियां भी थी। लाइक इंसान के बहुत सारे और कजन्स भी थे बाय द नेम ऑफ होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथल्स, होमो डेनिसोवा। इस तरह से बहुत सारे इंसान थे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहा करते थे। एंड अगर हम स्पेसिफिकली अपनी बात करें, होमो सेपियंस की बात करें, जो हम हैं, हमारा जो ओरिजिनेशन है वो हुआ था अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका से ये लोग निकल के बाकी कॉन्टिनेंट्स तक पहुंचे। सो टेक्निकली आज अगर हम बात करें, जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, जितने भी हम होमो सेपियंस इंडियंस हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं दैट वी ऑल आर माइग्रेंट्स? या जो अमेरिका में बैठा होगा कि क्या वो माइग्रेंट होगा अफ्रीका का? एग्जैक्टली यस। जब आप इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, और जब आप लोगों की लड़ाइयों को, कन्फ्लिक्ट्स को एनालाइज करेंगे, जब वो ये कहेंगे दैट वी आर द इनहेबिटेंट्स, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, दैट यू आर द माइग्रेंट्स, तो टेक्निकली तो दुनिया में हर इंसान माइग्रेंट है अफ्रीका के बाहर। बट आप किस डेट को स्पेसिफाई करोगे कि इस डेट के बाद जो लोग आ चुके हैं, इस डेट के पहले जो आ चुके हैं वो इनहेबिटेंट्स हैं, जो इस डेट के बाद आएंगे वो माइग्रेंट्स हैं? क्योंकि हमेशा जो लड़ाई है कि कौन इनहेबिटेंट होगा, कौन माइग्रेंट होगा, आपको किसी ना किसी डेट को डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की डेट को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा दैट एवरीवन आउट हियर इज अ माइग्रेंट आउटसाइड ऑफ अफ्रीका। तो हिस्ट्री को पढ़ने का, सीखने का, समझने का सबसे बेहतर बेनिफिट यही है कि जब आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको एथिक्स में भी हेल्प होगी, आपको सोशल इश्यूज में भी हेल्प होगी, आपको इंटरव्यू में भी हेल्प होगी। बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स, आप उनको जाके चैनलाइज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं किसी और चीज़ के ऊपर अपना व्यू पॉइंट पेश करने के लिए। आपको कोई डिबेट आया माइग्रेंट्स के ऊपर, आप इस तरह के फैक्ट्स को साथ में लिख सकते हैं दैट दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और इस चीज़ को जो आपने मेरे सामने डायलेमा दिया उसको भी इस तरह से हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ व्हेन आई हैव अटैच्ड दिस पिक्चर ओवर हियर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे हर वो चीज़ रटने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। हमेशा ये याद रखिएगा कि बच्चे का जो अप्रोच रहता है वो हमेशा ये है कि मैं हर चीज़ को रट लूँ, ऐसा नहीं करना होता। आपको हर चीज़ को समझना है कि उस ज़माने में किस तरह से चीज़ें हुई थी। लाइक अगर हम सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ ह्यूमंस की बात करें, सो दे वर नोन एज होमो इरेक्टस, कि जब पहला अपराइट मैन आया हो, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दैट वी हैव इवॉल्व फ्रॉम एप्स, कि हमारा जो कॉमन एंसेस्टर रहा होगा पिछले पुराने टाइम्स में, उसका कॉमन एंसेस्टर किसके साथ मिलता है? एप्स के साथ, चिंपैंजीज के साथ। वहाँ से हम इवॉल्व हुए, वी इवॉल्व इनटू होमोजीनस, हम ह्यूमंस की कैटेगरी में आए। उसी तरह से आई होप आप चीज़ों को समझते होंगे।
तो जो पहला डेवलप्ड इंसान था जिसका नाम था होमो इरेक्टस, जो पहले खड़ा होना सीख सका, क्योंकि पहले वी वर ऑन 4 फुट, हम 4 हाथों पैरों के ऊपर चला करते थे, बट फिर हमने खड़ा होना सीखा, 2 पैरों के ऊपर चलना सीखा, और उससे हमें क्या एडवांटेज मिली, दैट देन आवर हैंड्स वर फ्री, उससे हम चीज़ों को यूज़ कर पाए। तो पहला जो आप एज पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टोन टूल्स, बिकॉज ह्यूमन हैंड्स वर फ्री, बिकॉज ही वॉज एबल टू स्टैंड अपराइट, और उस तरह से आप चीज़ों को समझते हैं। अगर आपको इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं पता या फिर आपको क्लैरिटी नहीं है, तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री तो हमारी सिर्फ होमो सेपियंस से ही शुरू होगी, बट जिस तरह का हमारा अप्रोच है इस पूरी हिस्ट्री के एनसीईआरटी सीरीज का, कि अगर कोई बैकग्राउंड है वो भी मैं एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं ताकि आप चीज़ों को बेटर कनेक्ट कर सकें। तो अगर हम इन होमो इरेक्टस की बात करें तो इनका जो सर्वाइवल है ये कब शुरू हुए थे, 20 लाख साल पहले। सो सर्वाइवल इज फ्रॉम 2 मिलियन टू 50,000 ईयर्स एगो, कि 50,000 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए, ये खत्म हो गए। ऑल्दो आज हमें लगता है दैट ह्यूमन बींग्स आर द ओनली स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस ऑन दिस अर्थ, पर अगर आप आज से लाख साल पहले जाएंगे तो आपको हमारे जैसे और बहुत सारे इंसान देखने को मिलेंगे विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ व्हेन आई से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आपने देखा होगा कि लायन के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, टाइगर के अलग हैं, जैगुआर के अलग हैं, बिकॉज वो अलग अलग जानवर हैं, प्रजाति सेम है। सो आई होप उसी तरह से आप ये समझ पाएंगे कि जो होमो इरेक्टस था उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, फर्स्ट टू यूज फायर एंड मेक हंटिंग वेपन्स, कि ये स्टोन एज में आ चुके हैं, उन्होंने स्टोन टूल्स को यूज करना शुरू कर दिया, फायर को यूज करना शुरू कर दिया, बट इनकी वीकनेस क्या थी, दे मेड द सेम वेपन्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कि इन्होंने कोई एडवांसमेंट ही नहीं की, इन्होंने आगे ग्रो ही नहीं किया, जिसकी वजह से बाकी एनिमल्स, बाकी क्रिएचर्स इनसे आगे बढ़ गए। देन वी हैव होमो नियंदरथल, जो कि यूरोप में रहा करते थे, वेस्टर्न एशिया में रहा करते थे। लाइक दिस होमो इरेक्टस, वो कहाँ पे होंगे, अफ्रीका के अंदर। जब ये बाहर निकले होमो नियंदरथल्स की हम बात करें, इनका बहुत बड़ा दिमाग था, बहुत मस्कुलर थे, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, रेजिस्टेंस टू आइस एज क्लाइमेट, लुक्ड आफ्टर द ओल्ड एंड द डिसेबल्ड। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी में एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि पूछा गया कि आपको कब लगा कि ह्यूमन एवोल्यूशन या ह्यूमन एडवांसमेंट शुरू हो चुके हैं, या फिर अब ह्यूमन सोसाइटी के बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो वहां पर यह कहा जाता है कि जब इंसान को पहली बार ऐसा कोई क्रिएचर मिला था जिसके स्पेसिमन ऐसे मिले कि यहां पे इसकी हड्डी को हील किया गया है, विच मीन्स कि मान लीजिए किसी होमो नियंदरथल को या फिर किसी होमो सेपियंस को चोट लगी और उसके पीछे कोई रुका उसके साथ, उसका टेक केयर करने के लिए, उसके संभाल करने के लिए, ताकि उसकी जो पूरी इन्फ्लामेशन है या फिर जो भी चोट है वो ठीक हो सके। तो जब हमें पहली बार ऐसा एक एविडेंस मिला कि कोई इंसान बीमार हुआ, उसको कोई चोट लगी एंड समवन स्टेड बैक, उसको ठीक करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, उसको केयर देने के लिए, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट साइन कि ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत हुई, कि हमारी कॉन्शियसनेस की शुरुआत हुई। बिकॉज बिफोर दिस हम ये समझते थे कि आप कभी भी अगर आपको सर्वाइव करना है तो आप वीक नहीं हो सकते। अगर किसी जानवर को आपने देखा होगा दैट इन केस ही इज मान लीजिए इंजर्ड या फिर वो स्लो हो चुका है, तो जो लार्जर ग्रुप है उसको पीछे छोड़ देगा, बिकॉज दे कैन नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि हमारा जो पूरा ग्रुप है वो डेंजर में पड़ जाए एक इंसान की वजह से या फिर एक क्रिएचर की वजह से। बट इंसान क्योंकि एक इमोशनल बीइंग है, क्योंकि वो एक लार्जर बीइंग है जो कॉन्शियसनेस को यूज़ कर सकता है, नॉट ओनली ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, तो वहाँ पर ऐसे हमें आइडियाज़ बहुत बार देखने को मिलते हैं कि इंसानों ने सीखा कि किस तरह से एक दूसरे की केयर कर सकते हैं, किस तरह से दिमाग को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपका हिस्ट्री का पार्ट है, एंड मोर स्पेसिफिकली आप इन सारी चीज़ों को एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं। बट आई होप कि आप इस पिक्चर के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, आप इस पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, एंड ऑल्दो हमारी जो पूरी हिस्ट्री है वो तो होमो सेपियंस से ही शुरू होगी, लगभग 2 लाख 3 लाख साल से शुरू होगी। बट अगर आपको इनके बारे में अंदाज़ा रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, सो आपका जो आंसर राइटिंग अप्रोच है या फिर आपका जो थिंकिंग अप्रोच है वो काफ़ी बेहतर हो सकेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई होप दैट आप ये समझ चुके होंगे कि टाइमलाइन किस तरह से है, टाइमलाइन हम कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। सो आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ये समझाता है कि अगर हम हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, अर्थ के बारे में समझना चाहते हैं, तो किस किस तरह से समझ सकते हैं।
वन आर द जियोलॉजिस्ट जो कि अर्थ के फीचर्स को स्टडी करते हैं, रॉक्स को स्टडी करते हैं कि लाख साल पहले किस तरह का अर्थ रहा करता होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ट्राई टू डिस्टिंग्विश द हिस्ट्री कि लोगों की हिस्ट्री किस तरह की होगी। देन वी हैव पैलियोंटोलॉजिस्ट जो कि स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस को स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। देन वी हैव एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कि ह्यूमन सोसाइटी कल्चर्स को स्टडी करते हैं। एंड देन वी हैव आर्कियोलॉजिस्ट कि जो भी ज़मीन में से निकला, मान लीजिए कोई पत्थर निकले, कोई पॉटरी निकली, कोई ऑब्जेक्ट्स निकले, तो उसको वो स्टडी करेंगे कि जिन लोगों ने ये बनाए थे या फिर जिन लोगों के द्वारा ये ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया गया था वो किस तरह के लोग थे, उनकी सोसाइटी किस तरह की है। तो ये सब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का काम रहेगा। तो एक हिस्टोरियन का ये काम रहता है दैट ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रोफेशंस कि जियोलॉजिस्ट ने किसी टाइम पीरियड के बारे में बताया, आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर खुदाई करके कुछ निकाल के लेके आए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने वहाँ की ह्यूमन सोसाइटी कल्चर्स के बारे में स्टडी किया। तो एक हिस्टोरियन का काम ये रहता है कि जितनी भी उसको फाइंडिंग्स मिली हैं उस बेसिस के ऊपर उस टाइम पीरियड की पॉलिटी कैसी होगी, सोसाइटी कैसी होगी, इकोनॉमी कैसी होगी, सोसाइटल वैल्यूज़ कैसे होंगे, ये सब कुछ डिटरमाइन करना ये हिस्ट्री या फिर हिस्टोरियन का काम रहता है। हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री? जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है एंड दिस कैलेंडर वॉज बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ द पोप ग्रेगरी द 13th और नियरली ये 1582 में ये कैलेंडर को यूज किया गया था, या फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज लॉन्च एज द इंस्टीट्यूशनल कैलेंडर। अब ये ऑब्वियसली एक वेस्टर्न रिफ्लेक्शन है क्योंकि वेस्टर्न आइडियाज़, वेस्टर्न रिलीजन को, जीसस क्राइस्ट को यहाँ पे पेश किया गया है, क्योंकि अब हम पूरी दुनिया में अगर देखें यही कैलेंडर माना जाता है, सो इट हैज़ बिकम यूनिवर्सल। ऑल्दो पहले ये एक वेस्टर्न आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता था, पर आज क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और पूरी दुनिया इसी के ऊपर मूव कर चुकी है, सो वी हैव शेड दैट माइंडसेट और वो हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। सो इसी तरह से अगर आप इसमें देखेंगे कि दिस इज द होल टाइमलाइन, लाइक वी आर ईयर 2025, बर्थ ऑफ जीसस अराउंड 1, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें सो इट केम अराउंड नियरली 3300 बीसी, तो हम ये टाइम में पीछे जा रहे हैं। द फर्स्ट सिटीज इन मेसोपोटामिया, पॉटरी टेक्नोलॉजी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो जैसे जैसे हम पीछे जाते रहेंगे दिस इज द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज। और ये पूरा जो टाइम पीरियड है बिफोर 12,000 BC, whole of this time period is called as Paleolithic age. This time period from 12,000 BC, from 12,000 BC till 6,000 BC, this is called as Mesolithic age. And from 6,000 BC till आप 2 या 4,000 तक समझ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नियोलिथिक एज। अब ये हम टाइम पीरियड को किस हिसाब से डिवाइड करते हैं, आई होप कि आपको ये क्लैरिटी हो चुकी होगी कि 0 क्या है, 1 क्या है, कि 0 हम क्यों मेंशन नहीं करते, ये सब कुछ आपने क्लैरिटी समझ ली होगी। अब अगर हम इस पूरे टाइम पीरियड की बात करें, एक डिफाइनिंग टाइम पीरियड है इस पूरे टाइम लाइन में, वो है नियर अबाउट 12,000 या 10,000 BC। कि आपने देखा होगा, आपने आइस एज मूवी देखी होगी, बहुत फेमस कार्टून मूवी है, या फिर अगर आपने नहीं भी देखी तो इस तरह से लॉजिकली समझे कि जैसे आज हमारी दुनिया का एक सर्टेन टेम्परेचर है, अलग अलग ज्योग्राफीज का अलग अलग तरह का टेम्परेचर होगा, बट आज से 10,000 12,000 साल पहले होल ऑफ दिस अर्थ वॉज कवर्ड अंडर द आइस और उसको कहा जाता था आइस एज, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो थे तो पूरी दुनिया में आपके सामने आइस ही थी। एंड इन सच अ हार्श एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर ह्यूमंस का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इस पूरे टाइम पीरियड को, जो लास्ट आइस एज के पहले का टाइम पीरियड है, उसको कहा जाता है पैलियोलिथिक एज। यहाँ पे पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो यहाँ पे ये जितने भी टाइम पीरियड्स हैं, जैसे मिजोलिथिक, यहाँ पे लिथिक का मतलब तो स्टोन ही है, मिजो का मतलब है मिडल, एंड ओवर हेयर नियो का मतलब है न्यू एंड लिथिक का मतलब है स्टोन। सो दिस इज द ओल्ड स्टोन एज, दिस इज मिडल स्टोन एज एंड देन दिस इज न्यू स्टोन एज। अब ये हमने डिवीजन किस तरह से की? अब क्योंकि आइस एज के पहले सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, चीज़ें बहुत मुश्किल है टू हंट, क्योंकि जो जानवर हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। अब जब आप एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि जब टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, कि मान लीजिए जैसे पहले आइस एज के दौरान टेम्परेचर बहुत कम थे,
तो अगर हम एनवायरनमेंट वाइज बात करें तो जो एनिमल्स होंगे, क्रिएचर्स होंगे, वो बहुत बड़े बड़े होंगे। लाइक अगर आपने आइस एज मूवी देखी है तो उसमें सेबर टूथ दिखाया गया है कि एक शेर का बहुत बड़ा वर्जन, आपको मैमथ दिखेगा कि एलिफेंट का बहुत बड़ा वर्जन। और जैसे जैसे टेम्परेचर्स बड़े इंक्रीज हुए, हम हॉट एंड ह्यूमन टेम्परेचर्स की तरफ गए, तो एनिमल्स का जो साइज है वो छोटा होना लग जाएगा। ऑल्दो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, साइंस एंड एनवायरनमेंट के कंसेप्ट्स हैं, आप वहां पे जाके पढ़ेंगे। तो इस पूरे टाइम पीरियड में व्हेन वी वर इन द पेलियोलिथिक टाइम पीरियड, और क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो भी उसी तरह की हैं, सो व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमंस बैक देन? सो इट वाज हंटिंग एंड गैदरिंग, कि जो भी हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में मिला हमने उसको गैदर करके, लाइक वाइल्ड फ्रूट्स हैं, वाइल्ड सीड्स हैं, जो भी हम खा सकते हैं नेचुरली वो हम खाने की कोशिश करेंगे। बट वी हैव नॉट कम टू अ पॉइंट जहां पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर करने लायक कंडीशंस अभी वायबल नहीं है। बहुत ठंड है दुनिया के अंदर, एंड ये जो ठंड वो तब खत्म होगी नियर अराउंड 10 to 12,000 BC, जब दुनिया के अंदर टेम्परेचर्स इंक्रीज होंगे। सो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, 3 लाख साल से लेके 10,000 साल तक, विच इज रफली 2 लाख ईयर्स, या फिर आप 3 लाख साल ही मान लीजिए, 3 लाख साल तक इंसानों ने कुछ खास एडवांसमेंट नहीं की। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एसेंस क्या है कि एडवांसमेंट नहीं हुई। एंड देयरफॉर ऑल ऑफ दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज पेलियोलिथिक एज, वेयर द मेजर सबसिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस वाज बेस्ड अपॉन हंटिंग एंड गैदरिंग, कि अगर कोई एनिमल है तो उसको हंट करेंगे या फिर कलेक्ट करेंगे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज, और उसके थ्रू सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑब्वियसली वी कैन टेल कि अगर हंटिंग बहुत बड़े जानवरों की है तो उतना ही रिस्क होगा, तो ह्यूमन जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत इंक्रीज हो जाएगा, और जो सर्वाइवल रेट है ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस टाइम पीरियड वो भी बहुत लो था। इंसान बहुत जल्दी मर जाया करते थे बिकॉज ऑफ द एडवर्स एनवायरमेंट। बट वेन वी स्टेप्ड इन टू दिस स्टेज विच इज कॉल्ड एज अ मेसोलिथिक एज, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज क्यों है ह्यूमन एवोल्यूशन में? बिकॉज इस टाइम पीरियड पर आइस एज खत्म होगी, पूरी दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सो देयर विल बी अ शिफ्ट फ्रॉम बिग एनिमल हंटिंग टू स्मॉल एनिमल हंटिंग, कि अब बड़े जानवरों का आपको शिकार करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अबेंडेंस ऑफ स्मॉल एनिमल्स आउट देयर, अगर आप उनको शिकार करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है और आपका सर्वाइवल रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम द हेल्प ऑफ नेचर, व्हाट अदर टू टेक्नोलॉजीज और इंप्रूवमेंट्स दैट वी मेड was that we started with the डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि हमने हजारों साल के इस एवोल्यूशन के बाद, इस पूरे लाखों साल में ये सीख लिया था बाय द टाइम वी स्टेप्ड इनटू दिस 10,000 BC कि एग्रीकल्चर कैसे किया जा सकता है। क्योंकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हजारों सालों में, लाखों सालों में, जैसे आज अगर हम किसी बच्चे को बहुत सारे कोई सीड्स दे और वो कहीं ना कहीं जाके ड्रॉप कर रहा है और वो बाद में देखे कि यहाँ पर एक पेड़ उगाया, तो उसको माइंड में क्यूरियोसिटी होगी कि ये पेड़ कैसे उगाया, कि पहले तो यहाँ पर ये नहीं था। इट मे बी बिकॉज ऑफ द सीड्स दैट आई हैव सोन ओवर है, या फिर जो मैंने गिरा दिए थे, जो अपने आप आउट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ग्रो कर गए। तो उसी तरह से ये क्यूरियोसिटी की वजह से ही सब कुछ हुआ है कि हम ये जान पाए या ये सीख पाए कि एनिमल्स को कैसे डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। लाइक डॉग, कैट, शीप, पिग, ये हमने सारे एनिमल जो आज भी आप देखते हैं विच आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, तो यहाँ से हमने करना शुरू किया। अब जब हमने इस मेसोलिथिक एज के अंदर एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया तो उसका क्या फ़ायदा होगा? हमारा जो सर्वाइवल है वो और बेहतर होगा, हमारी सिक्योरिटी बेहतर होगी। इन एनिमल्स से एनिमल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे, मीट प्रोडक्ट्स होंगे। सो ऑल ऑफ दीज एनिमल्स वर देन यूज्ड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस मेसोलिथिक एज के अंदर हमने एडवांसमेंट की, एंड देन व्हेन वी स्टेप्ड इनटू द नियोलिथिक एज, एंड दिस नियोलिथिक एज विल स्टार्ट नियर अराउंड 6,000 BC। इस नियोलिथिक एज को कहा जाता है नियोलिथिक रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्यों? बिकॉज इतने लाखों सालों में जो हमने चीज़ें सीखी, और बेसिकली हमने जो मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को सीखा, उस एग्रीकल्चर को हम फिर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देंगे और आगे डेवलपमेंट करते रहेंगे ताकि हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो बहुत ग्रो हो सके। और जब हम उस पॉइंट के ऊपर पहुंचे इन दिस नियोलिथिक एज, जब हमने अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर लिया कि हमारे पास जितना हमें खाना चाहिए वो हमारे पास है, तो ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन कल्चर बनना शुरू हुआ।
जस्ट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको पढ़ा पा रहा हूँ, द रीजन इज दैट आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट माई फूड सिक्योरिटी। ऑब्वियसली पढ़ा के मुझे पैसे मिलेंगे, देन आई विल गो आउट देयर एंड बाय द फूड, बट द पॉइंट इज दैट कि अगर मेरा पेट भरा हुआ है तभी मैं आपको पढ़ा पाऊँ। इन केस आई एम वेरी हंग्री तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, मेरा जो पूरा फोकस है वो खाने के ऊपर ही होगा। उसी तरह से ह्यूमंस व्हेन दे स्टेप्ड इनटू दिस नियोलिथिक एज, एंड इट इज द रीजन दैट इट इज कॉल्ड एज नियोलिथिक रेवोल्यूशन इज दैट कि यहाँ पर इंसान इस टाइम पीरियड के ऊपर आके अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाया, जो कि पिछले लाखों साल में वो नहीं कर पा रहा था। एवरी डे ही हैड टू स्ट्रगल, क्योंकि हंटिंग के लिए जाना पड़ेगा, आपके पास कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है कि आपने एनिमल्स को हंट कर दिया देन यू कैन स्टोर देम। बट वेन वी स्टेप्ड इनटू दिस स्टेज तो आपने बहुत ड्रास्टिक चीजें देखी, और इस 6000 BC के बाद आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में डेवलपमेंट्स होनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर को करना सीख लिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया। एंड इसके बाद जो कल्चर्स बनेंगे, जैसे चाल्कोलिथिक कल्चर्स, हम मेटल्स को यूज करना सीखेंगे, वो हम सब कुछ अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। बट आई होप सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह से चीजें आगे प्रोसीड करते हैं। ऑल्दो अगर हम इस पूरे टाइमलाइन की बात करें, इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी। और उसी तरह से आपके नोट्स के अंदर आई हैव अटैच्ड अ पेज। सो ओवर हियर देयर इज अ पेज अटैच, जहां पे आप देख सकते हैं दैट इन्हीं सारे आइडियाज को साथ में लिखा हुआ है, ताकि आप बाद में रिफ्लेक्ट भी कर सके। और जो पुरानी एनसीईआरटी थी वहां पे इस तरह की बहुत सारी साइट्स को मेंशन किया गया था, लाइक पैलियोलिथिक साइट्स, भीमबेटका, हुंगसी, करनूल केव्स। एंड इट इज माय ओपिनियन कि आपको पेपर के अंदर ये जो वेरियस साइट्स हैं, इन विच स्टेट्स दे आर लोकेटेड, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप इन सारे फैक्ट्स को भी साथ में कवर करते चले जाएं। मैंने आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के बारे में आइडिया दे दिया, और उस तरह से आपके फैक्ट्स भी सारे कवर हो जाएंगे। दोबारा से अगर हम एनसीईआरटी को रेफर करें एंड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके सॉरी, तो अब शुरू से शुरू करते हैं। आई होप कि अब तक आपका बेस बन चुका होगा। सो द फर्स्ट चैप्टर इन द न्यू एनसीईआरटी इज टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, एंड द सेम हैज बीन कॉम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द अदर ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं। एंड दिस इज अ बेसिक स्टार्ट नोट जो आपको यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, प्लीज इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। दिस इज अ पिक्चर अटैच, और यहाँ से हमारी जो एनसीईआरटी है वो शुरू होगी। History is an unending dialogue between the present and the past, between the society of today and the society of yesterday. We can fully understand the present only in the light of the past. और ये एकदम चीज़ सच भी है कि अगर हम आज किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, प्रेजेंट को समझना चाहते हैं, या फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, फॉर अस टू मेक दैट अजम्पशन और प्रिडिक्शन वी नीड टू नो अबाउट द पास्ट। आपने बहुत बार ये सुना होगा दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर हिस्ट्री रिपीट कर रही है खुद को, तो उसका क्या मतलब होगा कि हिस्ट्री ही आगे चल के फ्यूचर बन जाएगी, प्रेजेंट बन जाएगी। और उसका रीज़न क्या है कि इस पूरी हिस्ट्री में हमेशा कौन लोगों ने एक मेन रोल प्ले किया है? ह्यूमन बींग्स ने। एंड ह्यूमन बींग्स बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, उनका एक पर्टिकुलर तरह का रिएक्शन होगा, एक्शन होगा, उसी वजह से हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती रहेगी। इन नई एनसीईआरटीज के अंदर आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ऐसा कोई ना कोई कोट मिलेगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इनको पढ़िए, इनको रिफ्लेक्ट करिए, और अपने थॉट्स को देखिए कि आप इसके ऊपर क्या क्या सोच सकते हैं। क्योंकि हमेशा हर बच्चे को लगता है कि जब पेपर में ऐसे आएगा तब मैं लिखूंगा, जब इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तब मैं सोचना शुरू करूंगा। आपकी जो सोच है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो आपसे ही शुरू होगा। वो तब शुरू होगा जब भी आप किसी चीज़ को देख रहे हैं। उसी तरह से आपने देखा होगा कि अब इन सारे जो कोट्स हैं उनमें से मेंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे भी उस क्वेश्चन को शेयर किया था, एंड इट इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कि इस बार वो मेंस में पूछा जाएगा। बट जब आप एनसीईआरटीज को ढंग से पढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अगर आपने चीज़ों को ढंग से पढ़ लिया तो उतना ही मार्क्स स्कोर कर पाना आसान रहेगा। ओके, सो हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। आई होप कि मैंने आपको ये हर चीज़ समझा दी होगी कि किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, कॉमन एरा क्या है, बीसीई बिफोर कॉमन एरा क्या है। यहाँ पर हमने कंटेम्प्रेरी इसको समझा था, यहाँ पर कॉमन लिखा गया है। दे बोथ मीन द सेम थिंग। तो आप बीसीई को बिफोर कंटेम्प्रेरी या बिफोर कॉमन एरा कहेंगे, वो चीज़ें सेम रहेंगी। मैंने आपको ये पूरी टाइमलाइन समझाने की कोशिश की, ये भी क्लैरिटी दिया कि जब हम इस ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो इसमें 0 ईयर नहीं है। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज टेकन एज वन ओनली।
तो आज अगर हम 2025 साल में हैं तो आज 2024 साल हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट के बाद, उनके जन्म के बाद। उसी तरह से ये एक चीज ध्यान में रखना कि मान लीजिए वी हैव टेकन 1 एज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो इनके जन्म के 1 साल पहले क्या वो 0 होगा? नहीं, वी टेक इट एज -1 और 0 यहां से मेंशन रहता है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि जब हम सेंचुरीज की बात करें, लाइक वी आर इन 21st सेंचुरी, तो ये 2000 से लेके 2099 तक है, और वहां पे 1 का एक हमेशा डाउट रहता है कि 1 हम क्यों कम मानते हैं, वो इसलिए है क्योंकि 0 को यहां पे काउंट नहीं किया जाता। और एल्स अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं आई, सो इट इज मेंशन्ड ओवर हियर, तो यहां से प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, टाइमलाइन के बारे में हमने समझ लिया कि टाइमलाइन जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करने जाएंगे, अगर आपको टाइमलाइन इंट्रिंसिकली आ जाएगी कि टाइमलाइन कैसे बनती है, क्या होती है, किस तरह से कहाँ कहाँ क्या चीज़ें पेश की गई हैं या फिर प्रेजेंट थी। लाइक बर्थ ऑफ बुद्धा इज टर्म टू बी नियर अराउंड 560 BCE। BC का मतलब जीसस क्राइस्ट के पहले। अगर जीसस क्राइस्ट यहाँ पर है 1 के ऊपर है, तो इनसे 560 साल पहले गौतम बुद्धा हुए। लॉर्ड महावीरा जी का भी यही टाइम पीरियड है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य केम इनटू दिस वर्ल्ड नियर अबाउट 6th सेंचुरी CE। तो 6th सेंचुरी का मतलब 600 साल बाद जीसस क्राइस्ट के बाद यहां पे आपको आदि शंकराचार्य जी देखने को मिलेंगे। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड द टाइमलाइन, और ये सबसे पहले क्लास 6 में बेसिकली आपको सिखाया जाता है, विच टू माई सरप्राइज कि मैं बहुत सारे ग्रेजुएट बच्चों से मिलता हूं और उनको ये टाइमलाइन या ये बेसिक क्लासिफिकेशन है वो नहीं क्लैरिटी होती। देन दे एक्सप्लेन यू अबाउट द सेंचुरी की सेंचुरी उस टाइम पीरियड को कहा जाता है विच इज अ कलेक्शन ऑफ 100 ईयर्स की। जैसे आज वी आर इन द 21st सेंचुरी, ये 21st सेंचुरी कब से कब तक होगी? फ्रॉम 2000 टू 2099, या फिर आप 2100 मान सकते हैं। देन वी हैव अ मिलेनियम। मिलेनियम इज ऑफ 1000 ईयर्स की 10 सेंचुरीज के अगर हम मिला दें तो वो 1000 साल बनेंगे। सो दैट इज वन थिंग। और उसके अलावा यहां पर यह समझाया गया है कि जैसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में बात करते हैं, उस तरह से आपको बहुत सारे इंडियन कैलेंडर्स भी देखने को मिलेंगे। एंड उस एक इंडियन कैलेंडर का यहां पर रेफरेंस दिया गया है जिसको शायद आप जानते भी होंगे, जिसको कहा जाता है पंचांग कैलेंडर। एक हिंदू कैलेंडर है जिसके अंदर डेट्स के हिसाब से, लूनर मंथ, सोलर मंथ्स के हिसाब से पूरे कैलेंडर को डिवाइड किया गया है। ये एक ऐसा कैलेंडर है जिससे आप सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, बहुत सारी चीज़ों को अपने आप विद प्रिसिशन बता सकते हैं। सो इट मीन्स कि हमारे पास पहले भी ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज थी, इतनी नॉलेज थी हमारे पास कि हमने पूरा इस कैलेंडर सिस्टम को डिफाइन करके रख दिया था। बट क्योंकि आप 16, 17, 18 सेंचुरी को देखेंगे तो उसमें कॉलोनियलिज्म का पूरा दौर था, जहां पे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया गया, रूल किया गया। तो उन्होंने अपने ही पैटर्न्स को, अपने ही स्ट्रक्चर्स को पूरी दुनिया के ऊपर इंप्लीमेंट किया। एंड इट कैन बी अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर इंडिया ने कॉलोनाइज किया होता पूरी दुनिया को, सो दिस पंचांग कैलेंडर वुड बी यूज्ड इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम वो करें, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ हिस्ट्री कि हिस्ट्री में पीछे क्या हुआ, तो हम भी वही कैलेंडर यूज करने लगे। बट अगर आप हिंदू जो ट्रेडिशनल होम्स देखेंगे तो वहां पे आज भी ये पंचांग कैलेंडर यूज किया जाता है। ओके, सो देन वी टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कि हमें हिस्ट्री समझ कैसे लगती है, हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगता है। अब आज अगर हम समझिए कि आज के टाइम में अगर जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। वन इज़ द लिटरेचर, वन आर द रिटन सोर्सेज जो हम लिख रहे हैं, तो वो यहाँ पर भी होगा। इंडियन लिटरेचर, वेदास, पोएम्स, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट, ऑब्वियसली किससे हमें इतिहास के बारे में पता लगेगा। देन वी कैन हैव द फॉरेन अकाउंट्स की मान लीजिए बाहर से कोई लोग हमारे यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आए, टूरिस्ट आए, ट्रैवलर्स आए, सो दे वुड विटनेस अवर कंट्री, वो दुनिया को देखेंगे। लाइक द फर्स्ट फॉरेन एम्बेसडर टू इंडिया वॉज मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर है जो इंडिया की तरफ आएगा, वो एक किताब लिखेगा बाय द नेम ऑफ इंडिका। तो मान लीजिए जो भी वो लिख के जाएंगे, दैट इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर अस कि कोई इंसान आया, उसने इस तरह से हमारे देश को डिस्क्राइब किया। दैट रिटन सोर्स कैन बी इंडिजीनियस, जो हमारे किसी इंसान ने लिखा हो, किसी ट्रैवलर फॉरनर ने लिखा हो। सो लिटरेरी सोर्सेज आर वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। बट अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? मान लीजिए आज कोई इंसान पेंटिंग बनाता है, कोई स्कल्पचर्स, मूर्तियां बना रहा है, और अलग अलग तरह के आर्ट्स एंड क्राफ्ट की चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। एंड लेट्स टेक द एग्जांपल दैट
आर्ट सर्वाइव्स फॉर द नेक्स्ट 1000 years, तो वो एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री बन जाएगा. सो आर्टिस्टिक सोर्सेज आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. देन वी कैन हैव एक्सकावेशन. मान लीजिए कि आज हम अपनी बॉडीज को जला देते हैं, मान लीजिए हम दफनाए, लाइक इन द मुस्लिम रिलीजन. तो जब हम बॉडीज को दफनाएंगे तो हो सकता है आफ्टर 1000 years तो उनको एक्सकावेट किया जाए. ह्यूमन रिमेन्स हो सकते हैं, प्लांट रिमेन्स हो सकते हैं, बिल्डिंग के रिमेन्स हो सकते हैं. एक्सकावेशन में तो कुछ भी निकल सकता है. गोल्ड ऑब्जेक्ट, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स, आपके अलग अलग तरह की ज्वेलरीज निकल सकती हैं. सो एक्सकावेशंस आर ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जहां से हमें उस जमाने की चीजें मिलती हैं. मान लीजिए आज मैं इस पेन से लिख रहा हूं एंड आज से 1000 साल पहले ये पेन रिकवर किया जाए. सो दे वुड इन्वेस्टिगेट दिस पेन कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है. जब वो इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे सो दे वुड बी ट्राइंग टू हैव एन आइडिया कि इस जमाने में किस तरह की टेक्नोलॉजी चला करती थी. आज से 1000 साल पहले, लेट्स टेक द एग्जांपल, ये पेन नहीं हो सकता था बिकॉज टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई. आज से 100 साल पहले भी नहीं हो सकता. हो सकता है आफ्टर 200 years ये पेन को रिप्लेस कर दिया जाए, हम सीधा अपनी उंगली से, अपनी फिंगर से ही लिखने लग जाए. और एनी सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी देयर. हम अपने माइंड से न्यूरल करेक्शन से यहाँ पे मैं लिख दूँ. टेक्नोलॉजी तो किसी भी तरह की हो सकती है. विच मीन्स अगर ये पेन है, इसकी जो भी टेक्नोलॉजी है ये इस टाइम पीरियड के करस्पॉन्डिंग है. ये अगर पेन इस टाइम पीरियड के ऊपर है, आज से 1000 साल पहले नहीं हो सकता था, आज से 500 साल बाद नहीं हो सकता. बिकॉज थिंग्स चेंज, टेक्नोलॉजीज डेवलप, या फिर वो आगे या पीछे बढ़ जाएंगी. तो यहाँ पे एक्सकावेशन का वही मतलब है कि अगर ये चीज़ मिली फ्रॉम डिगिंग इनसाइड द अर्थ तो उसके क्या क्या मायने हो सकते हैं. तो वो हमारे लिए हिस्टोरिकल एक रेफरेंसेस हो जाएंगे, सोर्सेज हो जाएंगे. इसको एक्सकावेशंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज. देन वी हैव स्ट्रक्चर्स, जैसे मॉन्यूमेंट्स मिल गए, माउंट्स मिल गए. जैसे आपने भीमबेटका केव्स के बारे में आप समझेंगे तो वो दोज केव्स आर फ्रॉम पैलियोलिथिक टाइम पीरियड. 1 लाख 2 लाख साल पहले की हमें वहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई मिली हैं. एंड सिंस स्टोन स्ट्रक्चर्स कैन सर्वाइव, अब ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें जैसे डिके हो जाएंगी, जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी वो डिके होंगी, पर जो स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, दे कैन सर्वाइव. जितनी भी इंस्क्रिप्शंस हैं जो कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखी हुई हैं, कॉइन्स के ऊपर चीज़ें लिख दी गई, पत्थरों के ऊपर चीज़ें लिख दी गई, तो उसको हम पढ़ के हिस्ट्री का अंदाज़ा लगाते हैं कि उस ज़माने में किस तरह की डेवलपमेंट्स हुआ करती थी. सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स और द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जिसको हम यूज़ करते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए. तो प्लीज गो थ्रू दिस फ्लो चार्ट. इस डायग्राम को देखिए. दिस डायग्राम कैन बी रिप्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड दिस डायग्राम नीड्स टू बी ड्रॉन आउट बाय एवरी स्टूडेंट जो भी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ताकि आपको क्लैरिटी हो. हमेशा ये समझे कि आपने मान लीजिए पहला चैप्टर पढ़ लिया, ये पहला चैप्टर है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड टाइमलाइन के बारे में. सो इट बिकम्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक पेज के ऊपर इस पूरे चैप्टर को डिफाइन कर सके कि हमने टाइमलाइन में ये समझा, हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में ये समझा. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप हर चीज़ को लिखें, बट आपको एटलीस्ट खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने ये चैप्टर में ये 10 चीज़ें पढ़ी हैं, सो मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो गया. ये प्रोसेस आपको मुश्किल लगेगा, लंबा लगेगा, आपको लगेगा कि इतनी मेहनत कौन करेगा, पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी इस यूपीएससी में. उसके बिना आपको ये क्लियर नहीं कर पाओगे. ओके तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें वही समझाई गई हैं. ये बेसिक इंग्लिश है. जहाँ पर कुछ भी चीज़ों को मार्क नहीं किया गया, इट मीन्स इट इज़ नॉट दैट स्पेशल, बट रिक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स टू रीड एटलीस्ट वन, तभी आप चीज़ों को क्लैरिटी ले सकते हैं. द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. मॉडर्न ह्यूमंस और होमो सेपियंस हैव वॉक्ड द प्लैनेट फॉर अबाउट 3 लाख years. This appears to be a very long time, yet it is only a tiny fraction of the Earth history. Let us have a quick look at our early history. यहाँ पे उसी सारी तरह की चीज़ें समझाई गई हैं कि जब अर्लीस्ट ऑफ द ह्यूमंस थे, जब वो होमो सेपियंस की तरह इवॉल्व हुए, सो एट फर्स्ट हमने क्या किया, हमने जो अर्ली ह्यूमंस थे, हंटिंग, गैदरिंग, वही सब चीज़ें की जो हमने पैलियोलिथिक के अंदर समझा. तो यहाँ पर जो भी लिखा गया है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं लगेगा आपको, ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को दिया गया है, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस आप इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे पेजेस को स्टडी करेंगे. और अदर आपको स्टार्टिंग में भी सब कुछ समझा दिया है, तो वही यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. एनसीईआरटी के पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. द सेम वेज जैसे हम फर्स्ट क्रॉप्स तक पहुंचे दैट ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज, यहाँ पे देखो जैसे आइस एज का रेफरेंस दिया गया है. Over long ages, the Earth's climate has gone through many of the changes. At certain times, it was very cold and much of the Earth was covered with ice. This is called as the Ice Age. As you will learn in the greater detail in science,
Later, when the climate warmed up, these ice partly melted and the resulting water swelled the existing rivers and eventually drained into the oceans. The last ice age lasted from over 1 lakh years ago to around 12,000 years ago. और जब ये बदला time period, so then people started domestication of animals such as cattle, goats, etc. and then domestication of plants, agriculture हमने करना शुरू किया और उसके थ्रू हमारी दुनिया बदलती चलेगी। तो आपके सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा ये होना चाहिए कि इंसानों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, एग्रीकल्चर को कैसे सीख लिया विदाउट एनी टेक्नोलॉजी। सो द आंसर इज ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन क्यूरियोसिटी। आपने एक बच्चे को देखा होगा दैट व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज अप ही इज बाउंड बाय क्यूरियोसिटी, कि उसको बहुत मन होता है कि मैं नई चीज़ों को टच करूँ, एक्सपीरियंस करूँ, तोड़ूँ, गेरूँ। तो उसी तरह से ह्यूमन सिंस वर ऑलवेज क्यूरियस सिंस द बिगिनिंग। तो आप देखेंगे कि उन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजीज को एट द स्टार्टिंग लेवल बनाया है, डेवलप किया है या फिर चीज़ों को सीखा है, दैट वाज बेसिकली थ्रू हिट एंड ट्रायल, कि उन्होंने चीज़ें की, हज़ारों लाखों सालों तक की, फिर उन्होंने किसी प्रोसेस को समझा कि अगर हम यहाँ पे बीज गेरते हैं तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। इस इंफॉर्मेशन को जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन किया होगा एंड दिस इज हाउ ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। और ये जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ह्यूमंस इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हैं फ्रॉम जनरेशन बाय जनरेशन, और वो अपने आप को कलेक्टिवली बाइंड कर सकते हैं किसी नोशन के साथ। जैसे अगर आप किसी भी बाकी स्पीशीज को देखेंगे, एनिमल्स को देखेंगे, वो हर ग्रुप एक सर्टेन बैंड में रहेगा, एक सर्टेन लिमिट में रहेगा। जैसे आप एलिफेंट्स को देखेंगे तो उनका जो ग्रुप रहेगा वो 30-40 का हो सकता है, मैक्सिमम 100 का चला जाएगा। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स कलेक्टिवली 200, 250, 300 के ग्रुप में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा वो ग्रुप नहीं मेंटेन कर सकते। एंड सेम वेज अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें, एट फर्स्ट अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इंसान भी ग्रुप्स में रहा करते थे लाइक अदर एनिमल्स, एंड इनिशियली दीज ग्रुप्स यूज्ड टू बी अराउंड 50 और 60 पीपल। विद द टाइम ये ग्रुप बड़े होते गए एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो इंसान को बाकी एनिमल से अलग करते हैं, कि ये इकट्ठे रह सकते हैं एंड दे कैन बी बाउंड टुगेदर थ्रू अ सिंगल कंसेप्ट और आइडिया। जैसे आप किसी एनिमल्स को बहुत पूरे, जैसे मान लीजिए चिंपैंजीज हैं, तो पूरी दुनिया के चिंपैंजीज को आप इकट्ठा नहीं कर सकते अंडर अ सिंगल नोशन कि हमें ये काम करना है। बट इंसानों के पास इस तरह की प्रिविलेज है, पॉसिबिलिटी है। क्यों? मान लीजिए अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, सो ऑल ऑफ द इंडियंस कैन बी ग्रुप्ड अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला। किस चीज़ को लेके? इंडियन एज अ नेशन को लेके, हमारी जो नेशनैलिटी है उसको लेके हम अपने आप को ग्रुप कर सकते हैं। All the Hindus all around the world can be grouped under a single umbrella under the purview of religion. All the Christian of the world can be put under a single thing, और वो बाउंड हो जाएंगे। तो ये जो बाउंड टुगेदर होने की प्रिविलेज है, जो ये कैपेबिलिटी है इंसानों की, वो उनको बाकी एनिमल से बहुत आगे बढ़ा देती है। और जब आप इस पूरे सब्जेक्ट मैटर को और डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आपको इस तरह की और भी डिटेल समझ में आएंगी। बट अगर आप सिर्फ हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस बिकम्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। बट आई होप कि आप ये समझ पाएंगे कि जब आप किसी चीज़ को इंटरेस्ट से समझेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको उस सब्जेक्ट में बहुत आगे ले जाएंगी। एंड सेम वेज अगर आप हिस्ट्री को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, सो द रिजल्ट्स वुड बी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी गुड फॉर अस। और यहाँ पर इसी तरह से इस पूरे आइडिया को समझाया गया है दैट व्हेन ह्यूमंस वर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक टू नियोलिथिक, तो नियोलिथिक में जाके हमारा जो ग्रुप्स हैं वो बड़े हो चुके हैं। अब हमारे ग्रुप्स के लीडर बनना शुरू हो चुके हैं। एज कम्युनिटीज ग्रू सो डिड देयर सोशल कम्प्लेक्सिटी। लीडर्स ऑफ चीफटन्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल एंड एवरीवन कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स द कम्युनिटी वेलफेयर। तो इसी बेसिक इंग्लिश को यहाँ पे लिखा हुआ है एंड विद दिस हमारा जो पहला चैप्टर है वो खत्म होता है। तो हमने पहले चैप्टर में काफ़ी टाइम लिया, वी कवर्ड इट नियरली अबाउट 50 मिनट्स। बट यहाँ पर ये समझे दैट डू नॉट रश थ्रू दीज कंसेप्ट्स। ऑल्दो ये क्लास 6 के एनसीईआरटी आपको लगेगा ये बहुत आसान है, बट इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपके फंडामेंटल फैक्टर्स बनेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल दी अदर चैप्टर जो आप इस पूरी हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑल्दो इस पहले लेक्चर के साथ जो आपकी पीडीएफ है, तो मैं आपको पूरी क्लास 6 की पीडीएफ पेश कर रहा हूं। जो आपका डिस्क्रिप्शन है, जो पहला कमेंट है, उसमें जो लिंक दिया हुआ है। सो एनी स्टूडेंट हु इज वाचिंग दिस लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, यू
नीड टू फिल आउट दैट फॉर्म फॉर अ सिंगल टाइम ओनली। तो जब भी आप उस फॉर्म को फिल इन कर देंगे, सो एवरी टाइम व्हेन दिस लेक्चर विल बी कंडक्टेड, तो आपको जो भी नोट्स होंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स या उस पूरी क्लास के एनसीईआरटी के नोट्स, दैट विल बी मेल टू यू ऑन योर ईमेल एंड व्हाट्सएप। वो सिर्फ आपको एक ही बार भरने की ज़रूरत है। एंड ऑल द अदर स्टूडेंट जिन्होंने पहले भरा हुआ है, सो दे वुड हैव रिसीव्ड दिस PDF, दिस डॉक्यूमेंट। तो प्लीज़ इसको गो थ्रू करिए, एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 5। तो आज हमने पहला चैप्टर कवर किया, उसका जो बेस है उसको समझने की कोशिश की, ह्यूमंस के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश की, दुनिया के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की, टाइमलाइन किस तरह से डिफाइन होती है वो समझा, और ह्यूमंस उस टाइमलाइन के ऊपर कहाँ पे आएंगे, और उस टाइमलाइन में पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक क्या है, किस तरह से ह्यूमंस एडवांस करेंगे, वो समझने की कोशिश की। सो दिस वाज ऑल जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन पहले लेक्चर में देना चाहता था, या फिर मैं शेयर कर सकता था। अब इसमें से आप कितना याद रखेंगे, कितना समझेंगे, इट विल डिपेंड अपॉन यू। इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी विच मे नॉट बी आस्क्ड आउट देयर इन द एग्जामिनेशन, बट इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड बाय अ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, ताकि वो बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर ढंग से परफॉर्म कर सके। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये पहला लेक्चर अच्छा लगा होगा, सिंस ये लेक्चर्स बहुत रिजिड नहीं है, हम किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे। आई शेयर एवरीथिंग दैट आई कैन इन द गिवन टाइम पीरियड। सो प्लीज़, अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, फीडबैक हो, प्लीज़ शेयर इट, ताकि मैं उनको अगले लेक्चर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूं। एंड जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा दैट विल बी अबाउट चैप्टर नंबर 5। सो थैंक यू सो वेरी मच।